हेलो एवरीवन, आई एम दीप एंड यहाँ पर आज हमारे साथ वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. So who we have is Chef Vansh Chawla, and he has done his honors in culinary management, worked at Rambagh Palace and Kinara by Chef Vikas Khanna in Dubai. Now working on millets and healthy cuisine at Jumru and Bake Mantra, along with health-related content creation on Instagram. So he's multi-talented and he has a lot of in-depth knowledge about when it comes to millets, food creation, your healthy recipes, or just the lifestyle, creating a healthy lifestyle using the healthy fats, healthy carbs, healthy protein. So welcome, chef. Thank you so much for being here. We are so excited to have you. I can't hear you for some reason. Thank you. It's my pleasure for being invited here. Yeah, thank you for joining in. So I just wanted to ask you, you have such a vast experience and rich journey with your training in culinary management to working at the amazing places. So what inspired this shift towards health-focused cuisine? Since childhood, I've been the most pickiest of kids. तो मुझे जो खाना है वो एग्जैक्ट टेस्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट टेक्सचर होना चाहिए. तो मैं हमेशा से बहुत पिकी था. प्लस हमारी फैमिली में सब आयुर्वेद बहुत फॉलो करते थे और हेल्थ को काफी मतलब अंडरस्टैंड करते थे. तो इसीलिए मुझे हमेशा से आदत थी कि जितना फूड टेस्टी होगा उतना हेल्दी भी होगा. तो अब बाहर जाके यूजुअली लोगों को क्या होता है कि टेस्टियर फूड मिलता है तो वो उसके क्रेज में हेल्थ को छोड़ देते हैं. बट मुझे दोनों एक साथ मिल गए थे शुरू से. तो मैं इतना पिकी हो गया कि मैं बाहर गया हूँ कि टेस्टी तो है बट ये हेल्थ क्यों नहीं है इसमें. मुझे तो दोनों चाहिए होती हैं. तो वो उस पिकी मेंटालिटी के साथ बेसिकली मुझे आदत पड़ गई कि हेल्थ साथ में लेके चलनी है. और विद एक्सपीरियंस मैंने देखा हाउ माय फादर इवन हैड डायबिटीज. और 15 लास्ट 15 इयर्स में बेसिकली ही लुक्ड 55 बिफोर. नाउ ही लुक्स 30. तो मतलब वो 15 इयर्स का डिफरेंस, 15-20 इयर्स का उन्होंने रिवर्स किया पिछले 15 इयर्स में. तो उस सब को देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है फूड का हमारी लाइफ पे. Yeah. And how did you incorporate when it comes to specifically millets into your culinaries, art and everything basically? सो बेसिकली क्या होता है कि अब मैं फूडी हूँ बाय नेचर. तो मुझे हर तरीके के कुजीन्स में इंटरेस्ट है. चाहे वो लेबनीज है, चाहे इंडियन साउथ का, चाहे नॉर्थ का. हर कुजीन में मुझे इंटरेस्ट है, बेकरी में भी. तो अब वो सब चीजें खानी तो हैं टू यू नो सेशिएट आवर क्रेविंग्स. तो अब उस सब के खाने के लिए मुझे वो हेल्दी भी चाहिए, क्योंकि मैं पिकी हूँ, मुझे दोनों चीजें चाहिए होती हैं. तो एंड वी ऑल शुड बी पिकी अबाउट दिस थिंग कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी फूड हो सकता है बहुत इजीली. तो उस चीज में पिकी होना चाहिए. तो अब वो मुझे दोनों चाहिए थी चीजें हर कुजीन में. तो अब द इजीएस्ट वे इज कि एज अ शेफ हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हम रेसिपीज देख के बना पाए. हमारा है कि हम रेसिपीज आइडिएट करके नई चीजें उसमें डेवलप कर पाए. और व्हाट बेटर थिंग देन द थिंग आई वांट. तो जो मुझे पसंद है तो मुझे हर कुजीन खाना था, बट इन हेल्दीएस्ट पॉसिबल वे. सो मैंने अपनी स्पेशलिटी इसी में रखी कि अगर मैं बेक्ड गुड्स बनाऊंगा तो वो हेल्दीएस्ट पॉसिबल होंगे. मतलब अभी वर्ल्ड में इससे हेल्दी बेक्ड गुड्स नहीं होंगे जो हम यहाँ पे बना चुके हैं. सिमिलरली हर कुजीन का मतलब डिश लिया. लजाने मैंने उठाई, मुझे खानी थी बट अब मुझे मैदा नहीं चाहिए था. तो वो भी मैंने ट्विस्ट किया और वो 100% मिलेट में बना ली. रैप्स जो होते हैं, जो कि मतलब आजकल बहुत कल्चर चल रहा है कि डिलीवरीज हो रही हैं 200-200 रुपए के, बहुत अनहेल्दी रैप्स घर पे आते हैं रात को जो सब खा रहे हैं. तो मुझे रैप खाना था जो कि टेस्टियर भी हो और वो इतना हेल्दी हो कि वो होम फूड से भी मतलब हेल्दियर हो जाए. तो वो भी Mm-hmm. हमने किसी तरह से मैंने एक ट्विस्ट किया, मिलेट का बना दिया रोल, और उसमें स्टफिंग्स भी हो गई और बिल्कुल नॉर्मल रोल की तरह वो बन गया, जबकि उसमें ग्लूटेन नहीं है. तो वो आइडिएट करना उसी से आता है, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन.
दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। बट मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि मिलेट्स कैसे हेल्प करता है, लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मिलेट्स, सो Yes. व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट यूजिंग द नॉर्मल आटा दैट वी गेट इन द शॉप्स एंड मिलेट्स? यस, सो नॉर्मली व्हीट और राइस हैं जो दो स्टेपल ग्रेन्स आजकल चल रही हैं या चल रही थी, जो कि अब चेंज होने वाली हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? सबसे पहले तो व्हीट और राइस, पहली बात तो जो बहुत पहले खाते थे हमारे परदादा परदादी, वो सब खाते थे जो, वो ग्रेन्स अलग थे। उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे अलग ग्रेन्स आए हैं, तो जो व्हीट राइस हम आज खा रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री में हम नहीं खाते थे पहले। तो अब इसमें फर्क क्या आया कि पहली बात तो जो ग्रेन्स हैं ये ऑल्दो जीएमओ नहीं है, बट ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। तो ये किस चीज के लिए उगाई हैं कि ये थोड़ी सी जगह में ढेर सारी उग जाएं। और जब भी हम कहीं पे कम जगह से ज्यादा प्रोड्यूस निकालते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो उतने ही थे लैंड में, वो डिवाइड हो जाते हैं उसमें, तो Yeah. न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब हाई यील्डिंग वेराइटीज को बेसिकली ऐसे जीन्स मिक्स, मतलब जीन्स स्पेसिफिक चूज करके बनाया था कि बस यील्ड बढ़े। अब उसमें उसकी न्यूट्रिशन नहीं बढ़ा, उसमें उसका एक होता है कि किसी भी डिजीज जो होती है प्लांट्स की या पेस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट कितना सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कितना बच सकता है वो। तो ये व्हीट एंड राइस बहुत वीक है उसके कंपैरिजन में। तो इसमें हमें भर भर के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड लगाने ही पड़ते हैं, तभी वो उगेगा, नहीं तो साथ के साथ कीड़े लग जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। और Mm. ये चीज हम अलग क्रॉप्स में एक्सपीरियंस कर चुके हैं एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। बनानास पहले होते थे, क्रोमिशेल नाम का एक वैरायटी था, और पूरी दुनिया में सिर्फ वही खाते थे सब। तो क्या हुआ, एक पनामा डिजीज आई और वो पूरी दुनिया में से हट गया। अब उसकी जगह पे हम खा रहे हैं कैवेंडिश। तो बेसिकली एक ही, अगर हम एक ही ग्रेन को, सिमिलर जीन वाले को हर जगह पे वही उगाएं, तो वो बहुत इजीली डिजीज से मर जाएगा। और यही हुआ ग्रोमिशेल। आप आजकल देखोगे, आपको शायद पूरे प्लेनेट पे एक या दो आइलैंड पे मिले शायद, जो कि Wow. आज के बनाना जितना ही कंज्यूम होता था। और अब जो कैवेंडिश जो अभी हम खा रहे हैं बनाना, इवन इसमें भी एक पनामा डिजीज का एक स्ट्रेन है जो शुरू हो गया है। तो हो सकता है 10-15 साल में, पता नहीं, हमें ये बनाना भी मिलेंगे कि। तो बिल्कुल सिमिलर वे में जो व्हीट एंड राइस हैं, ये बहुत वीक, बेसिकली वीक स्ट्रेंथ वाली ग्रेन इन्होंने बनाई है, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज। तो इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा लगते हैं। और इवन मिलेट में अब क्या फर्क आ जाएगा? पहली बात, वो बहुत ही स्टर्डी ग्रेन है। तो वो मतलब आप कहीं पे भी ऐसे सीड्स गिर दोगे, उसको बस बारिश का पानी इनफ है। मतलब व्हीट से तो 25% वाटर में वो बन जाती है बहुत इजीली। और राइस तो इतना बुरा हाल है कि 1 kg राइस उगाने के लिए हमें 5000 लीटर वाटर चाहिए होता है। और Wow. और फिर लोग कहते हैं कि मिलेट एक्सपेंसिव है। मैंने कहा, अब अगर आप 1 kg राइस पे 5000 लीटर वाटर का सब्सिडी हटा दोगे, 5000 तो सीधा ही बढ़ गया रेट। उसके ऊपर से जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, उनके सब्सिडीज हटा दिए, और बढ़ जाएगा रेट। अब ये सब्सिडीज जो हैं, ये ऐसे तो हवा में तो आ नहीं रही, हमारा टैक्स जाता है और वो इन सब्सिडीज में लगता है। तो हम इनडायरेक्टली व्हीट और राइस खाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकली भी बहुत अनसस्टेनेबल है। एनवायरनमेंट के लिए तो बुरा है ही है, क्योंकि राइस में अब पानी इतना ज्यादा यूज होता है कि पंजाब में इस टाइम हमारे पास इतना ही पानी है कि 10 years में इट विल बी लाइक बंजर, मतलब बचेगा ही नहीं पानी पूरी जमीन में। प्लस पेस्टिसाइड्स डलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? तीन बेसिकली केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, लेड और क्रोमियम। तो ये बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड से आते हैं, और पानी में जाने के बाद राइस पानी बहुत उठाता है, सारे पेस्टिसाइड्स को खींच लेता है वो। तो राइस में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आर्सेनिक, लेड और क्रोमियम बहुत बढ़ गए हैं, मतलब सेफ लिमिट से बहुत ऊपर। इवन हम कनाडा से आइनेक फिल्टर्स भी आएंगे, ताकि जिंदा रह पाए लोग खा के। उसमें ये तो नहीं मैं कहूंगा कि हेल्दी हो जाएगा, बट पानी में से ये चीजें बस इतनी हटा दें कि वो थोड़ा सा सेफर हो। तो उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यही सोचो, अगर ये व्हीट और राइस की जगह पे मिलेट्स आ जाएगा, तो सबसे पहला तो हमें ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सब चीजें, इनकी यूज नहीं रहेगा। फिर पानी कम लगेगा तो पानी बचेगा हमारा। तो मल्टीपल लेवल्स पे ये हेल्पफुल रहेगा इन दैट केस।
बाकी हेल्थ पे सिर्फ ये नहीं है, अब एक स्पेसिफिक टू मिलेट्स पे जाते हैं। नॉर्मल व्हीट राइस में क्या होता है कि ये जाते ही अंदर सीधा शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म, तो अब वो क्या है, क्योंकि इनका एक तो जीआई बहुत लो है, दूसरा कि ये बहुत सिंपल कार्ब है, ये एकदम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और बेसिकली बहुत एक्सेस में हमें शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन आजकल जो हो रही है, वो सब चीजें इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों से होती हैं। तो अब इनसे जैसे ये मिलेट पे आते हैं तो वो सब हमारा एकदम से रुक जाता है। इवन जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर खादरवली, तो वो तो हाँ, इन छोटी मोटी चीजों को, जैसे ये बीपी, डायबिटीज, शुगर, इन चीजों को वो तो डिजीज मानते भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये इतनी छोटी मोटी चीजें हैं, इनको डिजीज का नाम तो देने की जरूरत ही नहीं है, ये साइड इफेक्ट है बेसिकली। तो ये हमारे रॉन्ग फूड चॉइस का साइड इफेक्ट है बस। तो मतलब हमने अगर आज से ये चीज शिफ्ट कर ली सही चीज पे, तो विद इन फ्यू वीक्स, 2-3 हफ्ते के अंदर ये चीजें तो वैसे ही गायब हो जाएंगी। तो so ये फर्क है। so that's like huge thing, and rice and ये सब कुछ, this is every single day people consume. So यस, basically they just need to replace it. Rice की जगह बिल्कुल। millets. एक तो उसका यस, GI is less, it has more fiber, and it's easily, like, it's better for your digestion, for your, बिल्कुल। और इसमें बहुत मतलब इंटरेस्टिंग साइंस है इस पूरे के पीछे। मिलेट्स में मतलब एक तो है इनसॉल्युबल फाइबर, जो डाइटरी फाइबर होता है। Mhm, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे स्टमक में जाने के बाद वो फाइबर एक शील्ड बना लेता है। तो जितनी भी शुगर है या ऑयल है, जो भी चीजें हैं, उन सबको वो बेसिकली शील्ड की तरह रोक के हमारे ब्लड में एकदम से स्पाइक नहीं देने देता। व्हीट राइस में वो स्पाइक आता है और फिर फॉल आता है। स्पाइक से क्या होता है, हमारा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम आती है, शुगर की प्रॉब्लम आती है, इंसुलिन वाली, वो सब। फॉल जो आता है उससे क्या होता है कि हमें एक तो लेथार्जी जो दिन में आती है, भूख फिर से लगती है, और हम एक्सेस ओवर ईट कर लेते हैं। और नॉर्मली जब हम ब्रेड से शुरू करते हैं मील, हमें एंड में स्वीडिश की क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाती है जब व्हीट राइस खाएं, क्योंकि वो शुगर का स्पाइक के बाद फॉल आ जाता है हमारे मील एंड होते होते, तो वो हमें स्वीडिश की भूख लग जाती है फिर। तो बहुत मतलब वेट गेन का रीजन है व्हीट राइस तो। yeah. So you've also experimented with variety of oils, sweeteners, और ये भी बहुत ही ज्यादा like confusing topic हो गया है. बिल्कुल। Confusion in which oil to use, especially जब cooking कर रहे हैं. Salads में अलग oil कौन सा use कर सकते हैं, and then कौन सा oil is good for heating, कौन सा oil is good for baking. So there is like a huge confusion among, like, consumers basically कि which one, like, just tell us which one that can यस। be not, like, that can be affordable, but at the same time it can be incorporated every single day हम use कर सके. So oil and sweetener, so this is like become a really like a big topic, because there is so much information out in the market about oils. तो ये नहीं समझ में आता कि coconut oil is good, कि rice bran oil is good, कि mustard oil is good, like, so what are your thoughts on that? सबसे पहले तो फैट्स या ऑयल्स की बात करते हैं। Mm-hmm. तो आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, कैनोला, पाम ऑयल, और ये सब चीजें जो हैं, ये बेसिकली एक्सट्रीमली रिफाइंड है। तो रिफाइनिंग क्या होता है कि किसी को रिफाइन करने के लिए हेक्सेन डाला है, किसी को पेरोक्साइड डाला है, तो ये अलग अलग ब्लीचिंग एजेंट से ब्लीच कर करके ये बनते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो ऑयल है वो एडिबल ही नहीं है हमारे लिए। अब अगर हम रेपसीड ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, इन सबको देखें, ये एडिबल चीजें ही नहीं है। सनफ्लावर ऑयल जो है, अब वो सिर्फ सीड्स का नहीं, वो पूरे सनफ्लावर को किस तरह से निकालते हैं, अगर वो देखें ना हम, वो ऑयल खाने का ना मन करे, इतना गंदे तरीके से वो निकलता है। इवन कैनोला भी है। अब कैनोला कोई प्लांट का नाम तो है ही नहीं है। तो Mm-hmm. कैनोला में जो कैन है, इट स्टैंड्स फॉर कनाडा। तो वो बेसिकली बस वहां पे उन्होंने मल्टीपल वेस्ट सीड्स, जो सब खा नहीं सकते चीजें, उन सबको लिया, उन सबको स्क्वीज किया, और उनको विद दीज एजेंट्स, जो कि क्योंकि सब चीजों में से ना पूरा ऑयल भी नहीं निकलता है, तो वो पूरा निकालने के लिए ऐसे केमिकल डालते हैं
ताकि उसके फाइबर पे से वो सारा जो ऑयल है वो उतर के बाहर आ जाए। और फिर वो बेसिकली उसको ब्लीच करते हैं, उसमें से जो उसके बैड ओडर्स हैं, उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए नहीं ठीक। तो उन सबको Mhm. हटाने के लिए अलग केमिकल्स और डालेंगे। तो वो इतने केमिकल्स के थ्रू होके आता है, ना उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू रह जाती है, प्लस हीट ट्रीटमेंट भी बीच में कुछ में आ जाते हैं। उनके अपने न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाएँगे, उसमें हार्मफुल कंपाउंड्स बन जाएँगे उल्टा। इवन जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो भी हीट के सर्टेन लेवल पे वो बनते हैं, जनरेट होते हैं कुछ ऑयल्स में। तो रिफाइंड ऑयल्स तो बहुत अनहेल्दी हैं। जो हमें लेने हैं सबसे ज़्यादा, हम इंडिया में हैं, तो हमें तो बहुत ईज़ी है। हमारे यहाँ पे नॉर्थ में घी बहुत यूज़ होता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स अच्छे होते हैं, जैसे सरसों का तेल कोल्ड प्रेस्ड हो वो अच्छा है। अब हम यही साउथ में चले जाएँगे, कोकोनट का वर्जिन ऑयल होता है, वो भी बहुत अच्छा है। Mhm. वैसे ही हम ईस्ट में चले जाएँगे, हमें सेसमी यानी कि तिल का भी मिल जाता है, फ्लैक्ससीड का भी ऑयल निकल जाता है। तो ये सब कोल्ड प्रेस्ड जब तक ऑयल्स हैं, तब तक हेल्दी रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोल्ड प्रेस का क्या मतलब है, हमने सीड जिसमें ऑलरेडी काफ़ी होता है ऑयल, उसको सिर्फ स्क्वीज़ किया और जितना मतलब बिना हीट या केमिकल्स के निकलता था ऑयल, और जो हम ऑलरेडी एडिबल चीज़ में से निकाल रहे हैं, वो ऑयल निकाल रहे हैं। तो इसको जब हम खाएँगे तो ये एडिबल चीज़ है, ये इसमें न्यूट्रिशन है। अब इनमें क्या होता है कि गुड कोलेस्टेरॉल होगा जैसे घी बटर में, और Mhm. इनमें भी जो गुड ऑयल है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एचडीएल बढ़ा के एलडीएल कम कर देता है। तो ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा, गुड वाले को बढ़ाएगा। तो इससे बेसिकली हमें यही पता लगता है कि हमें एक मिनट, ऑयल आपकी बहुत लेना है। वॉइस लो हो गई है। एक मिनट यस, just वो एक सेकंड। ठीक। सो ऑयल्स बेसिकली हमें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि कोल्ड प्रेस्ड हो या फिर घी बटर नेचुरल सोर्स से, ताकि Okay. वो केमिकली और हीट ट्रीटेड ना हो बेसिकली। So cold pressed oils like say coconut oil, and then you said mustard oil. यस बिल्कुल। Then which other one did you mention? Cold pressed coconut, यस, तो mustard. कोकोनट हो गया, फ्लैक्ससीड हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। अब इन सब के अलावा ऑलिव ऑयल भी जो होता है वो तो हम काफी सुनते हैं कि हेल्दी है ना। तो Again, your voice is gone. एक सेकंड को ना, मुझे कॉल्स कर रहे हैं। Okay. यस, सो बेसिकली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम सबने सुना है कि बहुत हेल्दी होता है, और Mm-hmm. वो सच है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो भी सिर्फ स्क्वीज करके आ रहा है, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। Okay. यस, तो And उस उस ऑयल को भी हमें बट कुकिंग में नहीं यूज करना। जो okay. एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो सिर्फ सैलेड्स का ऑयल है, तो वो Mm-hmm. कोल्ड जाता है। उसको जब भी हम 100 डिग्री से ऊपर ले जाते हैं तो उसका 40% न्यूट्रिशन चला जाता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर, तो 60% रह जाएगा। बाकी अगर हम उसको सौते वगैरह में यूज कर लेंगे तो उसका 70% न्यूट्रिशन तो लॉस हो गया, 30% ही बचेगा हमारे पास। तो Oh, इसीलिए यस, and तो is that true with all cold pressed oils or नो just नो olive oil? नॉट ऑल, सबका हीटिंग पॉइंट अलग होता है। तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और वर्जिन ऑलिव ऑयल भी इवन, इन दोनों का थोड़ा लो होता है जो हीटिंग पॉइंट है। Mm-hmm. इनको बेसिकली सैलेड्स में और ऊपर से बेसिकली यूज करते हैं। Okay. जबकि घी हो गया या फिर हमारा सरसों का तेल कोल्ड प्रेस्ड हो गया, Mm-hmm. ये होते हैं जिनका काफी हाई होता है, मतलब इजीली 200 से ऊपर होता है सरसों के तेल का, और घी का तो इवन 250 के आसपास होता है Mm-hmm. सेल्सियस में। तो इनफ टेम्परेचर होता है उनका। तो Okay. And how about the rice bran oil? अब राइस ब्रान ऑयल में भी क्या प्रॉब्लम है, अगर हम ब्रान को नॉर्मल राइस में से ब्रान हटा के हम देखें उसको, तो बिल्कुल सूखा सा होता है ना। Mm-hmm. तो उसमें अपने आप में इतना कुछ ऑयल है ही नहीं कि हम उसको स्क्वीज करें और हमें कुछ निकल के मिल जाए। तो उसमें फिर से वो रिफाइन करके निकलता है। क्यों? क्योंकि अब जिस चीज की यील्ड ही कुछ नहीं है तो उससे प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो उसका प्रॉफिट बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि अच्छे से निचोड़ के निकाल लो। अब वो निचोड़ते हैं विद केमिकल्स, क्योंकि फिजिकली उतना नहीं कर सकते। तो राइस ब्रान भी सूखी चीज है, उसमें से इतना नहीं निकलता बिना रिफाइनिंग के, तो रिफाइंड ऑयल हो जाता है। जबकि अगर हम कोकोनट या पीनट को देखें, 50% ऑफ द यील्ड इज फैट टोटल। तो मतलब उनमें से तो आप स्क्वीज करोगे तो 50% ऐसे ही आराम से निकल आता है, बिना Mm-hmm. किसी चीज के।
तो अगर आप 1 kg कोकोनट लेके उसको एक्स्ट्रा वर्जिन वाले मेथड से सिर्फ स्क्वीज करते हैं तो 1 kg में से 500 ग्राम आपका इजीली निकल आएगा। Oh, wow, okay. यस, तो पीनट्स का भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 40% से थोड़ा ऊपर। तो अब यही चीज हम राइस ब्रांड में देखेंगे तो आप 1 kg को निचोड़ लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब नेग्लिजिबल बूंदों के हिसाब से। तो Hmm. इसीलिए उसमें केमिकल्स करके रिफाइनिंग करके वो निकालते हैं। Because I remember when we had just started, like, you know, the whole health thing, and there was a big, like, um big thing out in New Zealand ki rice bran oil is very good for cooking, ki you should try that. And then we started, but then because they were like iska heating point is very high, so definitely use that. But then all the other information is coming out, it's like, you know, that is actually not a good oil to use for cooking, एग्जैक्टली। and you should go towards coconut oil, cold pressed coconut oil, or cold pressed mustard oil, or ghee. Like, you know, those are healthy omega 6 fat, basically, right? This is amazing, to be honest, because with the information out, there's always that question mark of confusion. और गुड ऑयल्स में हमेशा ओमेगा 3 6 का एक अच्छा बैलेंस रह जाता है, बट Yeah, दूसरे वालों में अनइवन हो जाता है वो, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। yeah. अब ये तो फैट्स थे, इसके बाद आई थिंक स्वीटनर्स का भी आपने पूछा था। हाँ जी, हाँ जी. यस, तो अब रिफाइंड शुगर इज वन ऑफ द 4 बिग इविल्स। मैं बेसिकली 4 ग्रेट इविल्स कहता हूँ जो फूड के: व्हीट, राइस, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल। Mm-hmm. रिफाइंड ऑयल में पाम ऑयल भी आ जाता है। तो अब रिफाइंड शुगर को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब जैसे व्हीट राइस स्पाइक देता है, शुगर भी देता है, तो ये डायरेक्टली हमें शुगर, बीपी, सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो और इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी कुछ नहीं होती है, ये 100% प्योर शुगर है, तो इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे होता है। अब इससे एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे हम, जैगरी, यानी कि गुड़ हमारा जो होता है। Yeah. अब गुड़ और देसी खंड भी, इवन ये दोनों चीजें क्या होती हैं कि ये शुगर का है बट अनरिफाइंड फॉर्म, Okay. जिसमें मोलासेस अंदर ही है, जो शुगर केन जूस के न्यूट्रिएंट्स थे वो अभी भी उसके अंदर पड़े हैं। तो Mm-hmm. ये होगा एक बेटर ऑप्शन। अगर हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें हम बहुत कंट्रोल रख रहे हैं हमारी स्वीटनर पे और बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, तो हम जैगरी ले सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कुछ मिल जाएंगे। और ऑल्दो उसका शुगर जितना ही जीआई स्पाइक उतना ही रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए साथ में डेफिनेटली फाइबर जरूरी है, कोई भी स्वीटनर खा रहे हो, क्योंकि Okay. फाइबर से हमेशा जीआई इम्पैक्ट लो चला जाता है। Mm-hmm. तभी हम मिलेट की डिजर्ट्स करते हैं ताकि उसमें जीआई इम्पैक्ट लो हो जाए। अब ये Okay. तो शुगर और जैगरी थे सबसे पहले दो। अब जैगरी से डबल बेटर एक आता है, पाम जैगरी। अब अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पाम ऑयल सबसे वर्स्ट ऑयल है, बट पाम जैगरी इज द बेस्ट स्वीटनर। और Okay. ये और ये मतलब सब वैरायटी के पाम से नहीं आता। पाम Mm-hmm. की तो जैसे हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज हैं, बट कुछ 4 वैरायटी ऐसी हैं जिनमें से ये पाम जैगरी निकलता है, जिसमें कोकोनट पाम भी आ जाता है, डेट पाम जो होता है वो भी आ जाता है, पामायरा ट्रीज आ जाते हैं। तो ये कुछ वैरायटीज होती हैं जिनमें से निकलता है। और हमारा जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, करुपत्ती कहते हैं उसको, करुपत्ती के नाम से वो जाना जाता है, पाम जैगरी। तो Mm-hmm. इसका बेसिकली जीआई हाफ होता है नॉर्मल शुगर जैगरी से। तो मतलब इतना बेटर है वो, कंपैरिजन मतलब बहुत बड़ा है। And what do you think about stevia, monk fruit sugar, वो सब चीजें? तो अब हाँ, डेफिनेटली अगर किसी को डायबिटीज है तो Mm-hmm. पहली बात, शुगर और जैगरी तो उनको डायरेक्टली मना है, जिनको Yeah. डायबिटीज है। तो उनको पाम जैगरी दे सकते हैं, उसका हाफ हो जाएगा। बट मंक फ्रूट स्वीटनर और भी बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि उसमें बेसिकली है ही नहीं शुगर, देयर इज जीरो शुगर। तो Okay. मंक फ्रूट उसके लिए बेस्ट हो जाएगा। सेकंड बेस्ट कह सकते हैं स्टीविया, जो कि उसके बाद आएगा। Mm-hmm. यस, सबसे बेस्ट तो मंक फ्रूट रहता है। And why? What's the difference? Because I remember going to Gujarat, and वहाँ पर this person at the restaurant, he actually had like just say a plant of stevia, like all the leaves. So he यस, got me to taste those. स्टीविया नो डाउट अच्छा है कंपेयर्ड टू बाकी शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स, जैसे जो केमिकली मेड हैं, जैसे एस्पार्टेम वगैरह, वो तो हार्मफुल है एग्जैक्टली। Yeah. एस्पार्टेम
एस्पर्टेम इवन मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, वो ई कोलाई से रिलेटेड कोई बैक्टीरिया है जिसके एक्सक्रीमेंट से बनता है। और पढ़ने के बाद मेरे से तो सोचा भी नहीं गया कि कैसे खा रहे हैं लोग। And a lot of sugary drinks and the baby food that they have in US that contains that, बिल्कुल, which शुगर is फ्री crazy. और शुगर दोनों बहुत बहुत इजीली हमें मिल रही है, जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं बेबी फूड में भी इवन, जो कि Yeah, WHO के हिसाब से तो अलाउड ही नहीं। like a small box of, जैसे होता है ना small container, in a small container about 15 grams of sugar. यस, तो बच्चों की, yeah, and जो बच्चों की energy drinks है, they have aspartame in it, and adult बहुत ही energy drinks as well. अनहेल्दी है वो So that, तो डेफिनेटली हाँ, केमिकल वाले तो कोई भी अच्छे नहीं है, वो तो हार्म करेंगे उल्टा, शायद शुगर से ज्यादा भी कर दें। mm, तो स्टीविया इज अ गुड ऑप्शन, और उससे थोड़ा बेटर मंक फ्रूट आ जाएगा। तो monk ये fruit. Okay. अगर किसी को डायबिटीज है तो ये दोनों डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन है। Yeah. बाकी अगर थोड़ा लिमिट में ले रहे हैं वो, तो पाम जैगरी भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीआई हाफ हो जाता है। Yeah, so palm jaggery is like coconut sugar, right? समवट सिमिलर, कोकोनट शुगर थोड़ा सा और रिफाइन होता है, मतलब कलर उसका लाइटर होगा, तो वो उसका जीआई शायद थोड़ा सा ज्यादा हो उससे, जो पाम जैगरी है। पाम जैगरी तो बिल्कुल जैगरी वाला फॉर्म हो गया, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कोकोनट शुगर का। Coconut sugar, the one that I got is like shakkar. It's like, ओके, तो हाँ, वो फिर सेम है, वो पाम जैगरी का ही एक वेरिएंट है। okay, okay. यस, So yeah, so what are, say, like, just for all the listeners, what are 2 or 3 things they can incorporate today just to create a healthy lifestyle when it comes to millets, which millet, sugar, and the our healthy fats? There you go. तो सबसे इजी तो मैं वही कहता हूँ, जो 4 ग्रेट इविल्स मैंने बताए थे, Mhm. उनमें व्हीट राइस की जगह पे हमें 11 मिलेट्स हैं हमारे पास। हमने 2 चीजें छोड़ी हैं और उसकी जगह पे 11 हमें मिल गई हैं। व्हीट की जगह पे हमें ज्वार, रागी, बाजरा तीनों मिल गए हैं, और तीनों बहुत हेल्दी हैं। इवन रागी में तो मिल्क से ट्रिपल कैल्शियम भी आ जाता है। तो ये 3 मिलेट्स हो गए जो व्हीट को रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारे 6 पॉजिटिव मिलेट्स आते हैं जो कि इनसे भी हेल्दी होते हैं, जिनमें बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो, कोडो, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, ये सब आ जाते हैं। और ये राइस को रिप्लेस करने के लिए हैं। ये यूजुअली राउंड ग्रेन्स होती हैं, और 50% एक्स्ट्रा वाटर लग जाता है राइस से इनको कुक करने में। और उगने के लिए तो मैंने बताया ही था कि कितना सस्टेनेबल है। ये सिर्फ रेन 3-4 रेन्स में पूरी फसल हो जाती है, और बहुत इजीली। तो ये हो गया 6 पॉजिटिव मिलेट्स। फिर 2 आते हैं सूडो मिलेट्स, वो मिलेट नहीं है, जैसे बकवीट, कुट्टू हो गया, और वैसे ही अमरंथ हो गया जिसको चलाई भी कहते हैं। तो ये सूडो मिलेट हो गई, ये मिलेट नहीं है बट इक्वली हेल्दी। तो ये 11 चीजें हमें यूज करनी है व्हीट राइस की जगह। फिर शुगर की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट्स थे, पाम जैगरी, या फिर अगर किसी को डायबिटीज है तो मंक फ्रूट। अब Mhm. चौथा है यार, रिफाइंड ऑयल्स की जगह पे हमने घी और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स पे शिफ्ट कर लिया। अब इतनी सी चीजों से ही हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। इवन मैं अपना एग्जांपल अगर दूं, तो मुझे कहीं 4 दिन के लिए जाना था, और मुझे पता था कि मैं अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे पास शायद मिलेट्स अवेलेबल ना हो, शायद Mhm. मुझे पता ना चले कि क्या ऑयल डल रहा है मेरे खाने में। मुझे डाउट था। तो मैंने क्या किया, पहले कुछ दिन तक मैं अपने डाइट को इतना फोकस रखा कि 2 kgs में गिरा के गया अपना वेट, और वहां जाके मुझे पता था कि गेन होगा। तो वो विद इन 4 डेज सोचो आप, 3 kgs वहां पे इंक्रीज हुआ, जो कि मुझे पता था होगा। Oh my क्योंकि gosh. क्योंकि वो ये 4 चीजें जो है ना, जैसे ये आ जाती हैं कहीं पे, ऑल्दो मैं बहुत कंट्रोल करके थोड़ी ली, बट उतने में भी वो इतना बड़ा डिफरेंस ला दिया उन्होंने। और उसके बाद आने के बाद विद इन अ वीक और 2 मैंने वापस 3 kgs गिरा लिए थे मिलेट से। वो इसीलिए होता है क्योंकि मिलेट से बेसिकली क्या होता है, पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहता है। तो मैं अगर दिन में 1 या 2 बारी भी मिलेट ले रहा हूँ, तो मुझे कार्ब्स की और जरूरत नहीं पड़ती पूरे दिन।
Yeah, and it just shows कि even small shifts have such big Yeah. impact. Like, you know, बहुत you just you were taking millets and everything, and then suddenly you knew कि you are going to go or weight बढ़ेगा because you're having all the yes. other stuff, you know, refined stuff. So it just shows कि just small steps. So yes. thank you so much, Vansh, for this. अभी एक चीज तो रह गई इस 2-3 टिप में। एक तो ये हो गई, एक और टिप है। अब मैंने 1 साल जब दुबई जाना था तो ये बहुत मैंने एक फील्ड स्टडी की तरह ही किया उस एक्सपेरिमेंट को। तो बेसिकली मुझे क्या करना था कि सिर्फ मिलेट के बिना खाना खाना था, बट मुझे अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी थी और मुझे पता नहीं था मैं कितने देर तक मुझे मिलेट ना मिले वहां पे। तो उसके लिए मैंने एक और ट्रिक यूज की कि अगर हम अपनी हाफ प्लेट को सैलेड से भर लेना, क्यूकम्बर, टोमेटो, कोई भी चीजें, तो सैलेड में क्या होता है उसमें भी फाइबर होता है अच्छा खासा। Yeah. तो जब हम मील के स्टार्टिंग में फाइबर लेते हैं तो वो जीआई इम्पैक्ट पूरी मील का लो करता है, और जो भी हार्मफुल चीजें हैं, शुगर है चाहे रिफाइंड ऑयल है, उन सब चीजों का जो हार्म होना है उसको कम कर देता है। तो हाफ प्लेट अपनी सैलेड या फिर फ्रूट से पहले कंप्लीट करके फिर बाकी की हाफ मील खाई, तो हमारा ये भी एक बेनिफिट हो जाता है काफी। प्लस That's अगर किसी को really good tip. अगर डायबिटीज है किसी को, तो इस पूरी चीज से पहले 25 मिनट्स पहले एक ग्लास ऑफ वाटर में लाइम या फिर विनेगर, उससे भी बेटर ऐड करता है, थोड़ा सा ढक्कन बस डाल दिया, और वो अगर पिया है 25 मिनट्स बाद हम मील खाते हैं, तो जीआई इम्पैक्ट और भी नीचे चला जाएगा। Seriously, I didn't know that. तो ये 1 2 3 बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। फर्स्ट ये जो विनेगर और वाटर का, दूसरा हाफ प्लेट सैलेड, और तीसरा अगर मिलेट्स का है खाना तो कोई चांस नहीं है कि हमें कोई बीमारी लग जाए या हमारा वेट गेन हो जाए। Thank you so much, Vansh. This has been amazing session. And to be honest, ये जो simple tips है, it's very easy to incorporate. So Yes. that's the beauty of it. कि you can actually remember to do these things, and these things are readily available. You know, Very अब easily. अब ज्वार का आटा, ragi, all of this is so easily available. And people are becoming more health conscious. They want to have, like, you know, healthier options. But वही like जहाँ पर हमने शुरू किया था ये session की, there is a big confusion कि actual में healthy क्या है. So yeah. So thank you for clarifying that. My pleasure. It was a very fun conversation. Yeah, absolutely. And we'll have you again because we want to go a little bit more in depth in the, like, you know, in the millets, like Yes, how millets can help. Thank definitely. you so much. Thanks, Vansh. Thank you.